यहाँ ऐसे बनाता हूँ, इसको इस तरह से समझो आप लोग तो बढ़िया रहेगा। तो अपने पास SCC है बेटा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, SCC है। उसके बाद बेटा FCC है, फिर उसके बाद अपने पास BCC है। इस तरह से चीजें हैं बेटा। देखिए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बेटा D है। D क्या है? नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D होता है, और D इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2R होता है। ये सब जगह होता है। तो इसके अंदर जो D लिया जाएगा वो क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद बेटा एज लेंथ, 8G एज, उसके बाद लेंथ, ये हो गया। उसके बाद बेटा आता है कि रेडियस, रेडियस R आ गई। उसके बाद बेटा आता है, नेक्स्ट आता है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर या पैकिंग एफिशिएंसी भी, चलो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कर देता हूँ। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी PE, ठीक है, PE कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ गया सब कुछ। SCC के लिए जो D होता है ना, D इज इक्वल टू 2R, नियरेस्ट नेबर 2R ही है। तो और अपने को पता है इसके अंदर जो D होता है ये होगा 2R। D हर जगह 2R होता है, और जो D होगा वो D इज इक्वल टू A होगा, ठीक है। और इसमें एज लेंथ A इज इक्वल टू क्या होगा? 2R होगा, मतलब A होता है, एज लेंथ 2R होगा इस तरह। और रेडियस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? A/2 हो जाएगा, ठीक है। FCC के अंदर क्या होता है? FCC के अंदर जो आप लोग एज लेंथ देखते हो, नियरेस्ट नेबर, वो होता है बेटा D इज इक्वल टू होता है, D इज इक्वल टू FCC के अंदर A/√2 होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर एज लेंथ क्या लेंगे बेटा? वही A लेंगे। अब A अगर आपके पास एज लेंथ है तो D इक्वल टू 2R, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2R√2, ये होगा 2R√2 होगा, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, जिसकी रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू क्या आएगा? सीधा सीधा आपको पता है कि अगर अपने को रेडियस निकाला तो D इज इक्वल टू 2R होता है, 2 नीचे कर दो, यानी R इज इक्वल टू A/√2 आ जाएगा। अब SCC की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 6 होती है बेटा, FCC की होती है 12, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी SCC की कितनी होती है बेटा? 52%, ठीक है। और इसकी कितनी होती है बेटा? 74%। निकलवाया था मैंने पैकिंग एफिशिएंसी सबका कोऑर्डिनेशन। अब BCC के लिए क्या होगा? जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? जो एज लेंथ होगी D इज इक्वल टू √3/2A, ये होगा, ठीक है। और D इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2R होता है। तो अब आपको एज लेंथ चाहिए A, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2R कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4/√3A, ठीक है। ये आपके पास आ गया 4/√3। अच्छा, एज लेंथ निकाल रहा हूँ ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 4R/√3, ठीक है। ये आपके पास एज लेंथ आ गई, ठीक है, इज इक्वल टू A। अब आगे देखिए, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए भाई। सब लोग का वीडियो ऑफ है, दीपांशु का केवल वीडियो ऑन है। ये डेली बोलना पड़ रहा है। दीपांशु, रजत, शुभम, दीज 3 ओनली स्टूडेंट जिनका वीडियो ऑन है बेटा, उसके बाद सबका है ऑफ है। तो देखता हूँ, ओके। साहिल का वीडियो ऑन नहीं हो। यूनिट लेंथ, सॉरी यूनिट कह रहा हूँ, यूनिट लेंथ, यूनिट सेल एज लेंथ, यूनिट सेल एज लेंथ A इज इक्वल टू 400 PM, 400 पिकोमीटर, ठीक है, फुल स्टॉप। मतलब CSCL है वो BCC है, और इसकी जो एज लेंथ है 400 पिकोमीटर दे रखी है, ठीक है। करेक्ट, कैलकुलेट द इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन CSCL। कैलकुलेट द इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन CSCL। तो बेटा देखो, CSCL का इंटर आयोनिक डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? CS तुम्हारे आपके पास ये हुआ, और CL आपके पास ये हुआ, ठीक है, ये माइनस। तो इन्हीं के इंटर आयनिक, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा? D ही तो होगा। वो आपसे क्या पूछ रहा है? D पूछ रहा है। और क्या सोल्यूशन है बेटा? सोल्यूशन में ही। और ये BCC है, तो BCC में जो D होगा वो क्या होगा? D इज इक्वल टू √3/2, क्या हो जाएगा बेटा? √3/2 A हो जाएगा। तो रख दीजिए फटाफट, D इज इक्वल टू √3/2। A की वैल्यू कितना रखा है? 400 पिकोमीटर दे रखा है। आफ्टर कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करेंगे
तो कैलकुलेशन करने के बाद 346.4 पिकोमीटर आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। लिथियम फॉर्म बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, लिथियम फॉर्म बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, लिथियम फॉर्म बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स। ठीक है, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्रिस्टल, सॉरी लिथियम ले लो। ठीक है, क्रिस्टल भी तो लिथियम का ही बना है। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, if the length of side of unit cell is 351 पिकोमीटर। क्लियर है? तो मतलब सॉल्यूशन में देखो क्या है, पहला बात तो बीसीसी दे रखा है, ठीक है, आइडिया मिल गया। उसके बाद लिथियम दे रखा है, लिथियम बीसीसी बनाता है, ये भी बोल दिया। एज लेंथ दे रखा है 351 पिकोमीटर। पूछ क्या रहा है अपने आप से, हम लोगों से पूछ रहा है रेडियस बताओ, रेडियस यानी आर बताओ। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वी नो क्या होता है फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू √3/4 ए होता है ना। कुछ नहीं बेटा, ये उठा के यहाँ पे रख दो, कैलकुलेशन कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इन पे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप मेरे से डिस्कस करिएगा, मैं और भी सारे प्रॉब्लम इससे कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से, और कोई भी दिक्कत आती है पूछ लीजिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, लिख लीजिए। क्वेश्चन है, xenon crystallizes in the face centered cubic, crystallizes in the face centered cubic, crystallizes in the face centered cubic। गौरव, हर्षिता, हिमांशु, सैनी, ठीक है, अंकित, रचित, राज ठाकुर, रजत, ओके, नहीं रजत तो हो गया, राज ठाकुर भी हो गया, और शाली, शिवानी, ये बार बार, यस गुलेरिया, सौरभ। मैम ये लोग सुन नहीं रहे, इनको आप यहाँ पे क्यों रखे हो, फटाफट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, आई विल रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम। ठीक है, अगर ये नहीं अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं, जिनका वीडियो ऑन ना हो ना, मैं बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद आप उनको निकाल दो, और थ्रू आउट द होल लेक्चर आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। ठीक है, नहीं ऑन हो रहा है, आप निकाल दो मैम, सौरभ को छोड़ के, मैम सॉरी साहिल चौहान को छोड़ के, और अगर किसी और का वीडियो ऑन नहीं है तो आप प्रोसेस निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड, पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है इनको। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन, और आप मैम सबका ऑडियो ऑन कर दीजिए प्लीज, अनम्यूट कर दीजिए सबको, मैं बात भी करना चाहता हूँ इनसे, मैं इनके आंसर भी सुनूंगा। ठीक है, xenon crystallizes in, लिखिए क्वेश्चन, in the face, xenon crystallizes in face centered cubic lattice। आपको भी लिखना है, मैं लिखूंगा तो आप इससे नहीं काम करना है, बोल रहा हूँ अपने कॉपी पेन से भी स्टार्ट करिए लिखना। ठीक है, और आंसर दीजिए। एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल इज, and the age of the unit cell is, and the age of the unit cell is age of the unit cell is 620 picometer, 620 picometer, full stop। What is the nearest neighbor distance, what is the nearest neighbor distance, what is the nearest neighbor distance, and what is the radius of the xenon atom, and
व्हाट इज द रेडियस ऑफ xenon एटम। कोई बात नहीं है, आपको पहले पहले ये ध्यान रखना है, एससीसी अगर है, देखो सॉल्यूशन का तरीका फटाफट आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अगर एससीसी है तो डी तो हमेशा 2r होता ही है, ठीक है। और डी में क्या होगा बेटा, डी इज इक्वल टू ए होगा एससीसी के केस में। एफसीसी है, याद कर लो, डी मतलब क्या होता है, डी इज इक्वल टू रूट ए बाई रूट 2 होता है, ठीक है। किस केस में होगा बेटा, अगर वो डी है, ठीक है। अब ए भी निकाल, और डी इज इक्वल टू हमेशा 2r होता है, तो इससे लिंक करके रेडियस आ जाएगी। और वही कंडीशन है किसके लिए, एस बीसीसी के लिए। बीसीसी अगर है तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी, ए अपॉन में सॉरी रूट 3 बाई ए डिवाइड बाई 2 होगी। और हमेशा हर जगह डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2r। तो रख लीजिए अपने आप, आंसर आपको मिल जाएगा, इस फॉर्मूले के अंदर रखिए आप लोग। एफसीसी दे रखा है, एफसीसी में रख के आप फटाफट निकाल लीजिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए। इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब जो डिस्कस करते हैं वो है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट फॉर्मूले पे रखना और आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा वो नहीं दे रहा हूँ, टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जस्ट यूज फॉर फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी तो केवल एक ही है यार, ठीक है। डी वाला फॉर्मूला रख लो, रिमाइंड कर लो। और एससीसी में जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सबको पता है, 6 है। बीसीसी का क्या बेटा, 8 है। एफसीसी का कितना होता है, 12 होता है। ये अब इनकी जरूरत पड़ रही है कि अब इनको प्रूव किया जाए कि किसका कितना होता है और किस तरह से होता है। हाँ ठीक है। तो चलिए देखिए भाई, अब हम लोग जो सीखने वाले हैं क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, ठीक है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। और इसके बारे में कुछ मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पहले बेस सिखा लूंगा, फिर स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको समझाऊंगा उसमें भी क्लोज पैकिंग। क्योंकि बेटा अपने पास डिफरेंट कलर ऑफ पेन नहीं है और 3D दिखाने में थोड़ी दिक्कत भी आएगी अपने को, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको स्क्रीन शेयर करूंगा थोड़ा सा, देखिएगा भाई। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने पास, उसके अंदर क्लोज पैकिंग करनी है। यानी क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, जो एटम्स मान लीजिए अपने पास इतने सारे एटम्स हैं, ठीक है, 3-4 एटम्स है, इनको इस तरह से मैं क्लोज करूं। अभी देखो बेटा ये एटम ऐसे ऐसे दूर दूर है, मान लीजिए इन एटम को इस तरह से क्लोज करूं कि इनके बीच में आने वाला स्पेस क्या हो, कम से कम हो। यानी स्पेस इज वेरी लेस इनके बीच में। अगर स्पेस अभी देखो ज्यादा है, फिर अभी और ज्यादा, फिर अभी और ज्यादा है, तो जो स्पेस होता है इन्हें बोलते हैं बेटा वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस। और वैकेंट स्पेस को ही क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग लैटिस बोलते हैं, ठीक है। लैटिस बोल रहे हैं वैकेंट स्पेस। तो यहाँ हम लोग क्लोज पैकिंग, नाम से दिख रहा है पैकिंग करिए किसकी, क्रिस्टल की। क्रिस्टल जो सॉलिड है उसके एटम्स की इस तरह से पैकिंग करो कि वो पैकिंग कैसी कहलाए, क्लोज। यानी उनके बीच में आने वाला जो वैकेंट है, सर सर मतलब वीडियो ब्लर आ रही है सर, दिख नहीं रहा है कुछ। ओके ओके, एक मिनट, ठीक है। थोड़ा सा बेटा, अब देखो थोड़ा सही हो गया होगा। ओके अभी मैं सर। स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत बढ़िया दिखने लगेगा, डोंट वरी। क्लोज पैकिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके अंदर क्या है बेटा कि नाम ही है, पैकिंग करनी है आपको क्रिस्टल के सॉलिड्स की, यानी जो सॉलिड है उसके पार्टिकल की इस तरह से पैकिंग करो कि वो पैकिंग क्या हो बेटा, क्लोज हो। क्लोज का मतलब हो कि इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास हो। अगर इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे तो इनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है, जिसे वैकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड्स बोलते हैं। ये वॉइड्स क्या हो बेटा, कम से कम हो, ठीक है। ये इनके बीच में जो जगह है वो कम से कम हो, इसे बोलते हैं बेटा क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो देखिए हम जो क्लोज पैकिंग करने वाले हैं, तो क्लोज पैकिंग कई टाइप की है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप, पैकिंग, पैकिंग इन वन डायरेक्शन। पैकिंग इन वन डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में पैकिंग करनी है आपको, पैकिंग इन वन डायरेक्शन। तो यानी 1D पैकिंग आप इसे बोल सकते हैं, 1D क्लोज पैकिंग। तो 1D क्लोज पैकिंग कुछ नहीं है बेटा, इसके अंदर क्या है, स्पेयर आर अरेंज्ड in linear horizontal row, spheres are arranged in
लीनियर हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। लीनियर हॉरिजॉन्टल रो, अब देखो हमारे पास पार्टिकल्स है, मैं इनको 1D पैकिंग करनी है बेटा, तो 1D तो यही होगा। इन सभी 1D को हम इस तरह से, पार्टिकल को इस तरह से पैकिंग कर रहे हैं। अब देखो मैंने आप लोग को बताया था पिछली क्लास में व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब 1D क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बेटा, एक कोई पर्टिकुलर एटम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। पर्टिकुलर एटम मैंने सेलेक्ट कर लिया, देख लीजिए आप। इस पर्टिकुलर एटम को, ये पार्टिकल में, इस पार्टिकल को कितने लोग टच कर रहे हैं, एक नंबर इसे बोलता हूँ, 2 नंबर इसे, तो इसका 2 पार्टिकल टच कर रहे हैं, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 2 होगी। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2 होती है। तो 1D क्लोज पैकिंग बस इतना ही था, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग भी देख रहे हो, वो इससे हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है अपने पास क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। वन डायरेक्शन में नहीं कर सकते, लेकिन 2 डायरेक्शन में देखो किस तरह से की जाती है, 2 डायमेंशंस, ठीक है। 2 डायमेंशन में किस तरह से क्लोज पैकिंग की जाएगी, इसके बारे में देखिए आप लोग, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इसके अंदर पैकिंग क्या होगी, तो इसमें बेटा 2 टाइप के पैकिंग है। अभी मैं आपको बताऊंगा 2 टाइप की पैकिंग कौन कौन सी है। इसमें एक टाइप की जो पैकिंग, इट इज इट्स पैकिंग डन बाय 2 वेज। इसकी पैकिंग 2 तरीके से की जा सकती है। एक है बेटा जो पैकिंग है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, याद रखना स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये 2D में। अभी देखो कुछ देर बाद आपको ना थोड़ी दिक्कत आने वाली है, जैसे मैं 3D करूंगा ना, तो 3D के अंदर क्या होगा, ये चीज दोबारा रिपीट होने लगेगी, ठीक है। क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D में दोबारा आएगा, तो अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि सर 2D वाला क्या था और 3D वाला क्या था। तो अभी मैं जो सिखा रहा हूँ वो 2D वाला है, इसके बारे में बहुत अच्छे से फोकस करो, क्या है 2D वाला। दूसरा है बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी 2D में 2 टाइप की पैकिंग है क्लोज, एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दोनों पैकिंग को बहुत ध्यान समझो। तो फर्स्ट वन इज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, वो है बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर देखते हैं हम लोग क्या होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इन दिस अरेंजमेंट द रोज हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। इन दिस, अभी समझिए बस छोटा सा टॉपिक से, बहुत ज्यादा नहीं, ये पूरा थियोरेटिकल है, लेकिन इन्हीं थियरी से बेटा आपका न्यूमेरिकल निकलता है। इन दिस अरेंजमेंट रोज rows have horizontal and vertical alignment. Horizontal and vertical alignment, ठीक है। That is the sphere in the first, that is the sphere in the adjustment row, that is the spheres in the adjacent rows lie just one over the, अभी समझिएगा लैंग्वेज थोड़ा सा लिख रहा हूं, ओवर द अदर, वन ओवर द अदर, ठीक है। और इसके बारे में देखिए बेटा, वन ओवर द अदर, ठीक है। द स्फेयर आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर अरे एंड द स्फेयर्स are packed in the form of a square array known as square close packing.
इसके बारे में देखिए बेटा, 2D है तो 2D में देखिए किस तरह से आएगा। क्लोज पैकिंग करना है। क्लोज पैकिंग का मतलब स्पेस अपने पास कम से कम अवेलेबल हो। देखिए हमने क्या कर दिया, 2D क्लोज पैकिंग के अंदर ऐसा अलाइनमेंट कर रहे हैं बेटा, इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये सारे स्फीयर्स भले मेरे से कोई बड़ा बन जाए छोटा बन जाए, प्लीज इन्हें कंसीडर मत करिएगा, छोटा बड़ा सबका साइज सेम मान के चलिए। ये हॉरिजॉन्टल रोज में चला गया और ये वर्टिकल में जा रहा है। ठीक है, 2D अलाइनमेंट कर रहे हैं हम लोग। देखो बेटा इस तरह से, इस तरह से हम स्फीयर का अलाइनमेंट कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि ये बनाने में अपने को थोड़ा बहुत कोई स्फीयर छोटा हो जा रहा है, कोई बड़ा हो जा रहा है, लेकिन सबका साइज बेटा सेम है। ये बनाने की दिक्कत है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेटा कोई एक स्फीयर सेलेक्ट कर लो। मैं मान लेता हूँ ये स्फीयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो स्क्वायर क्यों हुआ? देखिए इस स्फीयर को देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा। इस स्फीयर को जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, इसको ये देखिए स्फीयर, ये स्फीयर, बहुत ध्यान से समझिएगा किस तरह से क्या हो रहा है। ये स्फीयर, इसके चारों तरफ जो जो स्फीयर्स हैं उनको देखेंगे हम लोग। ये पूरा स्क्वायर देखो बेटा, अगर हर एक स्फीयर का साइज सेम है, हर स्फीयर अलग अच्छे तरीके से अरेंज हो रहा है सेम साइज का, क्योंकि जबकि मैंने किसी स्फीयर का छोटा साइज मैंने हो गया है, किसी का बड़ा हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखो, जिसको मैं बार बार ब्लू कर रहा हूँ, इस स्फीयर को, इस स्फीयर को कौन कौन से स्फीयर टच कर रहे हैं? 1 नंबर, एक ये टच कर रहा है, फिर कौन कर रहा है बेटा? ये नंबर, तो 2 ये हो गया। फिर कौन टच कर रहा है बेटा? 3 ये हो गया। फिर और कौन कर रहा है बेटा? ये। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर सीधा सीधा कितनी मिल गई बेटा? 4 मिल गई इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसमें पैकिंग में देखो, ये जो जगह खाली हो रही है, देख रहे हो स्क्वायर टाइप की जगह खाली हो रही है, इसलिए इसे और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी है, स्क्वायर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट लिखने हैं बेटा। की पॉइंट, पहला की पॉइंट क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है बेटा? इसकी 4 है। दूसरा की पॉइंट क्या है? इसकी पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग, अच्छा ये जो अपने पास एक लेयर बनी है 2D, इस लेयर को हम बोल देते हैं ए लेयर। ए टाइप की लेयर में बोल दे रहा हूँ, कैपिटल ए टाइप की लेयर। एक लेयर बनी ना बेटा 2D पे, 2D पे एक लेयर बन गई एक प्लेन पर, इसे हमने बोल दिया ए लेयर टाइप। ठीक है, तो इसके की पॉइंट क्या है बेटा? ये पहला की पॉइंट दिया, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा? 4 है। ठीक है, दूसरी पॉइंट इसका की पॉइंट जो है कि इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी है 52 पॉइंट इज इक्वल टू 52.4% इसकी पैकिंग इफिशियंसी। या मैं देखो इनकी पैकिंग इफिशियंसी मैं कैलकुलेट आपसे नहीं करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो आपके सिलेबस में केवल 3 लोगों की एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी है, तो केवल इनकी पैकिंग इफिशियंसी पे आप फोकस करिए, क्योंकि इनकी इनके सिवाय किसी दूसरे की पैकिंग इफिशियंसी की जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं मेंशन है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है डायरेक्ट कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस कर रहे हैं 2D में ही नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जो अपने पास है वो है बेटा बी टाइप की, जो जिससे मैंने एक आपके सामने रख दिया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा अपने पास है बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। याद रखिए 2D की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 3D में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यही चीजें 3D में भी रिपीट होने लगेंगी, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं 2D की डिस्कस कर रहा हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दो टाइप की होती है, एक 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है और एक 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। तो आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, अभी मैं 2D डिस्कस कर रहा हूँ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है बेटा? देखो अभी यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, देखो वैकेंट कुछ ज्यादा ही बड़ा है, स्क्वायर टाइप का वैकेंट बना है, तो मैं और चाहता हूँ कि मैं ऐसे क्या करूँ, दूसरा तरीका क्या अपनाऊं कि ये स्पेस जो अपने पास वैकेंट है ये कम से कम मिले। तो इसके लिए हमने नेक्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग डिस्कस किया, तो इस टाइप की क्लोज पैकिंग में, ठीक है, इन दिस क्लोज पैकिंग, इन थोड़ा सा इसमें थियरी है बेटा,
क्लियर है? इन दिस क्लोज पैकिंग, केवल पैकिंग तक क्लियर है, उसके बाद अपना न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएगा। इन दिस क्लोज पैकिंग, ठीक है बेटा, द रोज आर सो अरेंज्ड, the rows are arranged that sphere of every second row, that sphere in every second row occupy the depressions between the spheres of first row. Depressions between the sphere of first row, ठीक है बेटा? And this type of packing, and it is repeated, ऐसे लिख लेते हैं, and it is repeated again and again, and this type of packing known as hexagonal। अभी मैं इसके बारे में डिटेल देता हूँ, सारी चीजें नहीं लिखा हूँ तो आपको समझाऊंगा। क्लोज पैकिंग, देखिए बेटा इसके बारे में क्या डिटेल है, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे हमने क्या किया, पहला रोज ऐसे सेलेक्ट कर लिया, देखो बेटा ऐसे बनाना, 1D पहले बनाना है, 2D बनाने के लिए पहले 1D बनाना पड़ेगा, बना लिया बेटा ऐसे, इस तरह से। अब जो सेकंड लेयर अपने पास आ रही है, उसको फर्स्ट लेयर का जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन यही है फर्स्ट लेयर का, यहाँ पे देखिए बेटा, इसके डिप्रेशन में इसको सेट कर दिया मैंने। अब जो ये बेटा क्या हो गई, फर्स्ट रो अलाइनमेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब जो थर्ड आएगा, फर्स्ट अलाइनमेंट, सेकंड अलाइनमेंट, जो थर्ड अलाइनमेंट आएगा उसको इसके डिप्रेशन में करेंगे। यहाँ पे देखो सेकंड रो के डिप्रेशन में, इतना बढ़िया से नहीं बन पा रहा है अपने से, ठीक है? आप जानते हो बेटा कि ये बहुत अच्छे से बनाना होता है, और इतना बढ़िया से बन नहीं पा रहा है, ठीक है? डिप्रेशन, क्योंकि थोड़ा कुछ स्पेयर्स बड़े हो जा रहे हैं, कुछ छोटे हो जा रहे हैं, थोड़ी दिक्कत आती है इसको लेके। तो जो फर्स्ट अलाइनमेंट है और ये सेकंड अलाइनमेंट है और ये थर्ड अलाइनमेंट, जो फर्स्ट अलाइनमेंट है वो थर्ड अलाइनमेंट एकदम बिल्कुल सिमिलर है। जो सेकंड अलाइनमेंट बनेगा, देखो बेटा फर्स्ट अलाइनमेंट, फर्स्ट रो ऐसे देख लो, और बेटा ये क्या हो गई, आपकी सेकंड रो हो गई, ये आपकी थर्ड रो हो गई। जो फोर्थ रो बनाओ, अब इसके डिप्रेशन में आप रखोगे, जो फोर्थ रो आएगी एज इट इज सेकंड रो के सेम आएगी ना बेटा, तो ऐसे ये रिपीट होता चला जाएगा। फिफ्थ रोज, अब देखो फिफ्थ जो है आएगी वो थर्ड की, मतलब ऐसे देखो, जो फर्स्ट रो आ रही है एकदम बिल्कुल सेकंड थर्ड रो के बराबर है, और सेकंड रो जो है वो फोर्थ रो के बराबर है। ये देखो फोर्थ रो एकदम बिल्कुल इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से इसमें ज्योमेट्री आ रही है। अब देखो बहुत ध्यान से समझते हो, कोई एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी को डिस्कस करते हैं। देखिए इनमें से हम एक निकाल रहे हैं बेटा, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा मैं किस तरह से, देखो कि इसके अलाइनमेंट को हम समझते हैं क्या हो रहा है, कि इसके अंदर क्या है। तो देखो बेटा इसके अंदर मैं एक ऐसा रो सेलेक्ट करता हूँ, इसी को सेलेक्ट कर लिया, एक स्फीयर सेलेक्ट कर लिया। इस स्फीयर को टच कौन कौन कर रहा है, ये दोनों। फिर बेटा उतने बढ़िया से बन नहीं पाया है, चलो ठीक है, ये टच कर रहा है। फिर ये देखिए ये टच कर रहा है, देख रहे हो आप इसके यहाँ पे। तो इसमें देखो ये हो रहा है इस तरह से, एक स्फीयर इस तरह से है, ऊपर वाले पोर्शन को निकाल रहा हूँ, इसको ये इस तरह से टच कर रहा है, और ये इसको इस तरह से टच कर रहा है, बढ़िया से बन नहीं पा रहा है, ठीक है?
तो अब यहाँ पर देखो